डाल दो। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले डाल दो डॉट प्रोडक्ट। और लास्ट क्लास में बताया था आपको कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्यों ऐसा, राइट, बहुत अच्छा, बढ़िया। जनरल फॉर्मूला लिख लो इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। यहां पर ए और बी क्या है, ये इन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं। बताया था ना, मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो, मतलब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है किन्हीं दो वेक्टर्स का, आपको दो वेक्टर गिवन है और आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, आप उनका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से सेपरेट कर लो और ध्यान रखो एंगल की बात जब भी करेंगे हम इस फॉर्मूले से खींच लेंगे, ए वेक्टर डॉट अपॉन में मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगर कोई वेक्टर है, मान लो पी वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और ऐसा ही एक वेक्टर है क्यू वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट है क्या लें, अल्फा आई कैप बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करो, आपको पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दैट इज आपको एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, अल्फा आई कैप, ठीक है, ठीक है ना। तो कर देंगे, क्या दिक्कत है, हमें मल्टीप्लिकेशन आती है, हम इस वैल्यू को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, एक्स अल्फा आई कैप डॉट आई कैप, एक्स बीटा आई कैप डॉट जे कैप, एक्स गामा आई कैप डॉट के कैप। उसी तरह से फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा। पर इतना करने की हमें नीड होती नहीं है, ये रीज़न सुनो, क्योंकि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ याद रखो 1 देता है, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ भी 1, के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ 1, मतलब सिमिलर वाले सारे 1 होंगे, ठीक है। और जो अलग हैं, आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, आई कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 एंड सो ऑन। सबका रिजल्ट जो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, उनका रिजल्ट क्या होगा। रीज़न जानना है, रीज़न ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर। जैसे अगर आप आई कैप और आई कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो, है तो ये भी वेक्टर ही, यूनिट वेक्टर है ना, ये है तो वेक्टर ही। तो अगर आप आई कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आई कैप के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, अरे बोलो, तो दोनों ही एक्स हैं, तो एक्स और एक्स के बीच में कितना एंगल, एक्स और एक्स के बीच में 180 का एंगल, अबे 0 है ना, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब ओवरऑल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप किसी को भी करके देख लो, इसको करके देखो, मैग्नीट्यूड 1 और y के मतलब y एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना, 0, तो यहाँ भी 1 आना है, यहाँ भी 1 आना है। पर अगर ये डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट है मतलब हैं क्या, ये
एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप यूज कर रहे हैं हम, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप। क्या ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं? तो जैसे ही आप अलग लोगे, जैसे x के साथ y ले लो, y के साथ z ले लो, z के साथ x ले लो, इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा? 90 होगा। तो कोई भी उठा लो, जैसे ये उठा लो आप कि मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट k के साथ करना चाहता हूँ, तो i का मैग्नीट्यूड 1 इंटू k का मैग्नीट्यूड भी 1 और इंटू इनके बीच का एंगल 90, और cos 90 कितना होता है? 0, मतलब 0। तो जितने भी डिफरेंट हैं वो सारे 0 और सिमिलर वाले 1 हो जाएंगे। तो हम क्यों सबको मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि मुझे पता है जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा आई कैप डॉट जे कैप, 0 हो जाने वाला है। नहीं आई बात समझ में? वैसे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे अब रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब सिमिलर वालों को मल्टीप्लाई कर दो बस, राइट ना? अब आपको क्या मिलने वाला है बताओ? एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट आ गया। इजी। अब आप बोलो कि आई कैप जे कैप के कैप कहाँ गए? कहाँ क्या गए भाई? आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ तो 1 हो जाएगा। 1 लिख के दिखाएं? नहीं। तो देखो मिला भी क्या? अब इस रिजल्ट में कहीं पे ना तो आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है, मतलब इसके अंदर कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड है ना बस। तो मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज व्हाई इट इज स्केलर प्रोडक्ट, राइट? समझ गए? पक्का इतना लिख लो, फिर इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और करना क्या है आपको? इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फास्ट ट्राई करो, नहीं तो फिर हम हैं। आओ देखें, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो ना सेम कोफिशिएंट वाले को। तो 1 इंटू -1, 2 इंटू +1, -1 -2, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कितना आया आपका? 3 आ गया, ठीक है। हमें थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो हमने निकाल लिया, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, राइट ना? अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या दिक्कत है? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट ना? कितना आएगा? अंडर रूट 6, हाँ 6, हाँ तो 6 ही तो है, सही तो है। इसका बताओ, वही 6 ही आएगा ना, 1 1 2 है, बोलो। वैल्यू पुट कर दो। कॉस थीटा कितना आ गया आपका? 3 अपॉन √6, √6 6, 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 60। थीटा कितना? इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, राइट? देखो ये दो वेक्टर्स गिवन है आपको। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, देन फाइंड एन। एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स हैं, क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, मतलब एंगल बता दिया 90 है, राइट ना? आपको एन की वैल्यू निकालनी है। जल्दी ट्राई करो। सुनो, देखो इस क्वेश्चन में ना मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है हमें, बिना मतलब में निकाले जा रहे हो आप।
क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये तो 90 हो गया, तो 0 मिलेगा। तो आपको बस डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर रखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 कब? इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, राइट ना? देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या? 4 इंटू 2 8 माइनस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2n प्लस 6 उधर जाके हो गया -6, राइट ना? तो n की वैल्यू सीधा 3 आ गई। इजी। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जनरल रूल लिख लें आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये देगा आपको ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप ये एक यूनिट वेक्टर है। देखो हमने क्या लिखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? वेक्टर मिलना चाहिए। पर ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये क्या? ये भी मैग्नीट्यूड है, एक नंबर ही है। तो ये सारे तो मैग्नीट्यूड ही हो गए, वेक्टर कहाँ मिला? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर से किसी भी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने से वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ना? जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा? उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा पर डायरेक्शन मिल जाएगी। मैग्नीट्यूड क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मल्टीप्लाई होके इसको चेंज करेगा नहीं, पर अपनी डायरेक्शन दे देगा। मतलब अब ये पूरा रिजल्ट ओवरऑल क्या है? वेक्टर है। इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम? वेक्टर प्रोडक्ट है। इजी। अब यहां पर साइन थीटा है, तो यहां सिमिलर वाले 0 हो जाएंगे, राइट? मीन्स आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ 0 ना, क्योंकि साइन तो 0 पे 0 होगा। जे का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, इसी तरह सवाल है डिफरेंट वालों का क्या होगा? अरे 1 नहीं, अगर आप कह रहे हो कि आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ 1 हो गया, तब तो आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके फिर से मैग्नीट्यूड बता दिया। पर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा क्या? आएगा भी वेक्टर ही। मतलब आई को जब जे से मल्टीप्लाई करोगे तो के जैसा कुछ मिलना चाहिए, मिलना वेक्टर ही चाहिए रिजल्ट में, है ना? तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा रूल यूज करते हैं। ऐसे एक क्लॉक बना दें, यहां लिख दें आई कैप, जे कैप, के कैप, देखो इसमें क्या है कि अगर आप क्लॉक की डायरेक्शन में घूमे, क्लॉकवाइज चले, तो साइन ले लेना पॉजिटिव, ठीक है? और काउंटर क्लॉकवाइज चलो अगर, तो साइन ले लेना नेगेटिव। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? जे के साथ। मिलेगा क्या जो बच गया? तो मिलेगा आपको के वेक्टर। पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? क्योंकि आप आई से जे पर जा रहे हो, ठीक है? और अगर कोई भी दूसरा उठा लो, के क्रॉस जे कर दो, क्या मिलेगा? सीख गए आप? सीख गए ना? बहुत अच्छे, इजी है। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट भी क्या मिलता है? वेक्टर ही मिलता है। मतलब अब देखते हैं कोई दो वेक्टर लेकर, जैसे कोई पी वेक्टर, अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है? क्यू वेक्टर
3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निकालो p क्रॉस q। ये बता दूं मैं, देखो तो p क्रॉस q का मतलब क्या है, 2i कैप 2j कैप माइनस का क्रॉस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। एकदम तसल्ली से करेंगे क्योंकि गलती होने के चांस होते हैं पहली बार में। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 और साथ में i कैप क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप, अभी कर देंगे 0। उसके बाद क्या, माइनस माइनस ना, माइनस 4 i कैप क्रॉस j कैप, राइट, एंड देन प्लस 4 i कैप क्रॉस k कैप प्लस 6 j कैप क्रॉस i कैप माइनस 4 j कैप क्रॉस j कैप, बोलते जाओ, प्लस 4 j कैप क्रॉस k कैप, ये लास्ट बचा ये करो, माइनस 3 k कैप क्रॉस i कैप। अच्छा उल्टा मत कर देना, जैसे अगर k का क्रॉस i के साथ है तो i का क्रॉस k के साथ मत बोलना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज, ध्यान रखें कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल नहीं होता है b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। लिख लें बात ध्यान से। और क्या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हाँ डॉट प्रोडक्ट चलेगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे तो रिजल्ट स्केलर मिलेगा, तो स्केलर में आप डायरेक्ट मतलब अगर चेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ क्या है, यहाँ रिजल्ट वेक्टर मिलता है। तो जब आप a को b से मल्टीप्लाई करो, b को a से मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? जैसे अब i को j से मल्टीप्लाई करोगे तो k मिलेगा, लेकिन आप j को i से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस k मिलेगा। एक तरफ पॉजिटिव z मिल रहा है, एक तरफ नेगेटिव z मिल रहा है, डायरेक्शन का फर्क है ना। हाँ जी, तो ध्यान रखना ऑर्डर चेंज नहीं करना। अगर यहां पर k क्रॉस i आ रहा है तो k क्रॉस i लिखना है आपको, समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट माइनस नहीं प्लस 2 k कैप क्रॉस और लास्ट क्या, माइनस 2, ठीक है। देखो ये और ये और ये तो 0 हो गई है ना। अब बचे हुए देखते हैं, -4, यहां प्रोडक्ट किसका है, i का है j के साथ, i क्रॉस j क्या मिलेगा, तो k लिख दें, ठीक है ये हो गया। अब इस पे आओ, i का क्रॉस है किसके साथ, i का क्रॉस है k के साथ, क्या मिलेगा, -j, बहुत अच्छे, तो हो जाएगा -4, ठीक है ठीक है। अब आओ किस पे, इस पे 6, पक्का मान लें आपकी बात, क्योंकि j का क्रॉस किसके साथ है, -k, ठीक है ये हो गया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस i j मिलेगा ना, तो -3, कोई दिक्कत, पक्का, बहुत अच्छा। क्या रिजल्ट मिला, ये मेरे को एलिमेंट्स कम से क्यों लग रहे हैं, ये ना, हाँ बताओ इसका रिजल्ट क्या है, जल्दी बोल दो, -2 i कैप, ठीक है। i कैप कहाँ कहाँ है, कितना हो गया रिजल्ट, j कैप कहाँ है, कितना हो गया रिजल्ट, k कैप कहाँ है, कितना हो गया रिजल्ट, ये आपका
P और Q का क्रॉस आ गया। देखो क्रॉस करने के बाद भी जो रिजल्ट मिल रहा है वो वेक्टर ही है ना। इसलिए क्या है ये वेक्टर प्रोडक्ट। लिख लो फास्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। राइट। इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको। सबसे पहले दो ऐसे पैरेलल लाइंस बना लो। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? मॉड्यूलस को। हाँ, बाकी 12th की मैथमेटिक्स में आएगा डिटरमिनेंट, एक चैप्टर आपके सिलेबस में, ठीक है। सबसे पहली रो में लिखो आई कैप, जे कैप और के कैप, और उसके बाद नीचे वाली रो में आई, जे और के कोफिशिएंट। पहले पी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू वेक्टर से, राइट ना, तो पहले पी के कोफिशिएंट लिखना, फिर क्यू के कोफिशिएंट लिखना। पी के कोफिशिएंट आई, जे और के बोलो 2 2 -1, ठीक है, एंड 3। अच्छा, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें रोज बोलते हैं हम, और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर रहे हो, जैसे मान लो अब आई कैप की, तो आई कैप पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, राइट ना, पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है आपको, बाकी के बचे हुए एलिमेंट 2 by 2 का डिटरमिनेंट बना के लिख देना है। आपके छोटा बॉक्स बनाएंगे और उसमें बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं। बचे हुए मतलब पहली रो छोड़नी है, पहला कॉलम, क्योंकि ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। या फिर ऐसे समझ नहीं आता तो बस ऐसे समझ लो, जो एलिमेंट है उस पर एक बड़ा सा क्रॉस बनाएंगे हम, जो जो एलिमेंट कट गए उन्हें छोड़ दो, बाकी लिख दो। तो क्या क्या बच गया? उसके बाद जे कैप, जे कैप मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, राइट ना, तो क्रॉस बनाओगे तो ये कैंसिल हुए, 2 3 -1 2, राइट। फिर के कैप, अब ये कैंसिल हुआ, 2 2 3 -2। अब ध्यान क्या रखना है, आई कैप पॉजिटिव, जे नेगेटिव, फिर के कैप पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, ओके। उसके बाद होगा अगले स्टेप में डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। डायगोनल मल्टीप्लिकेशन में आप पहले इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद माइनस करोगे इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसे ऐसे ही समझ लो, साइड में कोई एलिमेंट है ए बी सी डी, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले डी मल्टीप्लाई होगा ए से, माइनस सी मल्टीप्लाई होगा बी से। इजी कर दो, 2 × 2 -2, -2 ना, -2 -1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, और एक तो फॉर्मूले में माइनस है, माइनस जे कैप 4 + 3, बहुत अच्छे, -4 -6, राइट ना, ओके। तो 2 आई कैप -7 जे कैप, हाँ जी, -11 के कैप। डिटरमिनेंट मेथड से ये रिजल्ट आया है। बाकी क्लॉक रूल से मल्टीप्लाई किया था, उसका रिजल्ट बोलना एक बार। सेम है, बहुत अच्छा। नहीं आएगा तो सेम, पर एक काम है जो अगर आप करो तो गलत भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, कैलकुलेशन एरर। सही बात है ना, तो बस वही देख रहे थे कोई हुआ तो नहीं है, मैच कर गया। ओके, कौन सा मेथड सही लग रहा है? जो मर्जी लगे उसका यूज करें, ठीक है। वेक्टर्स प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आप एक काम और कर सकते हो। लिख लो, अगर दो वेक्टर गिवन है आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर मैंने टेल टू टेल अटैचमेंट कराई है, दिख रही है? मतलब कि यहां पर मैं पैरेललोग्राम बना सकता हूं। तो
तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, क्या इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं हम? हाँ, तो एक और छोटा सा फॉर्मूला लिख लो आप लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस आपको एरिया दे देगा, राइट ना? मॉड्यूलस क्यों? हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट ना? बहुत अच्छा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। वैसे ही एक और है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा, बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ कर दें इसको, ठीक है? लिख लो, ये लिखना जरूरी है। और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता बी वेक्टर और ए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के, राइट ना? देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट आती है, इसलिए माइनस लगाए। आप ऐसे लिख लो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ओके, डन। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ आप? दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का या लीनियर वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या? 0 इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर दो पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया? पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 90 हो गया है। कहां से आ रहा है ज्ञानी? पैरेलल 90, तो पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना? 0 ना, बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा, साइन 0 0, राइट? बहुत अच्छे। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, 0 आएगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 0 आएगा, बिकॉज कॉस 90 0, साइन 0 0। सही बात है, बहुत अच्छे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लो। कह रहा है कि एरिया फाइंड करो एक ट्रायंगल का जिसका बेस है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बहुत इजी, ठीक है? और एक और साइड है बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। बहुत इजी है, फास्ट आंसर बताएं डायरेक्ट। और सिंप्लीफाई करो इसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ क्या आएगा, फास्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या इसे मैं ए बी साइन थीटा लिख लूं, मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस ये क्या ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर। एन तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 5 होता है। लिख दें? तो जैसे ही आप कॉमन लोगे
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो गया ये? मतलब कहीं ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम डायरेक्ट ए के का और बी का स्क्वायर करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। सही बात है। अच्छा, सेम कंडीशन है, करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, बस माइनस कर दो, ये तो कर ही लोगे अब फास्ट। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो, why it is easier to pull a lawn roller than to push it? Why it is easier to pull a lawn roller than to push it? ये रहा लॉन रोलर आपके सामने, दिख रहा है? देखा ही होगा। इसी पे क्वेश्चन है कि इसे पुश करना आसान होता है किसके रिस्पेक्ट में? पुल करने के। तो ऐसा होता होगा, आई डोंट नो। तो पुल करना आसान होता है पुश करने के रिस्पेक्ट में। कोई रीजन बताना चाहेगा? थोड़ा ऊपर है तो ये रहा ओके। इसको पुल करना इजी है पुश करने के रिस्पेक्ट में। सही बात है। ओके, आओ देखते हैं कैसे। तो थोड़ा इजी डायग्राम, लॉन रोलर, जब आप इसे पुश करते हो तो होता क्या है? फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। बोलो, यहां पर फोर्स के दो कंपोनेंट फॉर्म होंगे। अगर आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, ठीक है, छोटा तो नहीं है, दिख रहा है? तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा? पता है आपको, कॉस कंपोनेंट लाई करेगा, राइट? और इस तरफ साइन कंपोनेंट। मतलब मैं जितना भी फोर्स लगा रहा हूं वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ये इस फोर्स का मतलब है कि आप आगे भी धकेल रहे हो और नीचे भी, राइट ना? बहुत अच्छे। अब ये फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके रोलर को आगे, हाँ बहुत अच्छे। लेकिन ये क्या कर रहा होगा? एफ साइन थीटा, ये इस रोलर के वेट को बढ़ा नहीं रहा होगा, वेट को इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपके एफर्ट्स को बढ़ाएगा। नहीं आई बात समझ में? इसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो ये वेट का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वेट को बढ़ाने लग गया। वहीं पर अब क्या करो, अगर इसे पुल करो, मतलब इस तरह खींच के मूव करवाओ, तो क्या होगा? F। अब मान लो फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर आपने फोर्स लगाया है, फिर से दो कंपोनेंट बनेंगे, F साइन थीटा। बहुत अच्छे। यहां पर देखो साइन थीटा एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। पहले साइन थीटा हमारे काम को बढ़ा रहा था, एफर्ट बढ़ा रहा था, अब क्या करेगा? कम करेगा। एफ साइन थीटा वेट के अगेंस्ट हो गया, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेट को कम करने का काम करेगा, वर्चुअली वेट को कम करने का काम करेगा। ऐसा नहीं है रोलर का वेट कम कर देगा। सही बात है। तो वेट कम हो गया तो एफ कॉस थीटा इजिली इसको आगे की तरफ खींच लेगा। नहीं आई बात समझ में? बोलो। बहुत अच्छे। इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना ले। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लें, मिलेंगे अगली क्लास में।